हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डेली वीडियो सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में अपना टारगेट था कि अपन मॉलिक्यूलर बायो के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करें। ठीक है, जैसे अपन ने ह्यूमन फिजियोलॉजी के 300 एमसीक्यू सोल्व किए थे, सो दैट आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक साथ में रिवीजन हो जाए इन 300 क्वेश्चंस के साथ में। सो अपन ने ह्यूमन फिजियोलॉजी के 300 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। इधर टारगेट लिया था कि आपके मॉलिक्यूलर बायो के 100 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, सो दैट आपका मॉलिक्यूलर बायो भी टॉपिक साथ साथ चलता रहे, ये भी क्लियर हो जाए। तो मॉलिक्यूलर बायो प्लस आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी, इनके क्वेश्चंस की जो प्लेलिस्ट है आप एक बार देखना। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ से हर उस चीज को कवर करने की कोशिश की है जहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायो के पहले अपन ने 3 सेक्शन के अंदर आपके 75 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। सो आज अपन 76 टू 100 क्वेश्चंस यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। सो आपका मॉलिक्यूलर बायो के भी क्वेश्चन यहाँ पे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। सो इंपॉर्टेंट सेशन है एग्जाम के लिए, काफी बेनिफिशियल चीजें आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। रिमेनिंग बातें वीडियो के एंड में अपन डिस्कशन करेंगे। तो 76 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन बाइंड्स टू EFG। ठीक है, एंड ब्लॉक ट्रांसलोकेशन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो आप ट्रांसलेशन के अंदर आपके जो अलग अलग इनहिबिटर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोई आपके राइबोसोम की स्मॉल यूनिट पे बाइंड हो रहा है, कोई लार्ज यूनिट पे बाइंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पूछा है कि आपके EFG के साथ में कौन बाइंड हो रहा है, तो वो होता है आपके फॉस्फेटिक एसिड। ठीक है, तो फॉस्फेटिक एसिड है, इसका आपको ध्यान रखना है किसके साथ बाइंड होता है, आपका EFG के साथ में। बाकी आपकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आपके टेट्रासाइक्लिन है, वो बाइंड कहाँ पे होता है, आपके 13S यूनिट के ऊपर। ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन है, वो बाइंड होता है आपके 15S राइबोसोम यूनिट के ऊपर। तो ये 4-5 है, इनका आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्लोरोफेनिकोल है, वो भी आपका 15S राइबोसोमल यूनिट है, उसी पे बाइंड होता है। तो यहाँ पे EFG के पूछा है तो वो रहता है आपका फॉस्फेटिक एसिड। सो 76 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 77 की बात करें, रोल ऑफ ERF1, ठीक है, एंड ERF2 ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन, सॉरी ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के दौरान आपके ERF1 एंड ERF2 का काम क्या है। ठीक है, जब भी अपन ने ट्रांसक्रिप्शन सॉरी ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन पढ़ते हैं, टर्मिनेशन दैट मीन जो एंड प्रोसेस आपकी, ठीक है, जहाँ पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस एंड होता है, जो आपके टर्मिनेशन स्टॉप कोडन है उनके द्वारा। और स्टॉप कोडन सॉरी कौन से सॉरी स्टॉप कोडन कौन से होते हैं आपके, UAG, UAA एंड UGA, ये आपके स्टॉप कोडन। तो स्टॉप कोडन के दौरान जो लास्ट की प्रोसेस रहेगी वो रहती है आपकी टर्मिनेशन की। तो टर्मिनेशन के अंदर आपको ERF1 एंड ERF2 आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो रिकॉग्नाइज टर्मिनेशन कोडोन किसके द्वारा, ERF1 एंड ERF2 के द्वारा। सिमिलर अगर अपन बात करें जैसे आपके प्रोकैरियोट के अंदर, जैसे आपके RF1, RF2 एंड RF3 आपको फैक्टर देखने को मिलते हैं। तो ERF1 और ERF2 किसके अंदर मिलेंगे आपको, यूकैरियोट के अंदर। और प्रोकैरियोट की बात करें तो वहां पे आपके RF1, RF2 एंड RF3। सो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अदर नेम ऑफ RNA इंटरफेरेंस। तो जो RNAi है, ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो RNAi वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये दिया था आपके फायर एंड मेलो ने। और सबसे पहले इन्होंने किसके अंदर बताया था, सी एलिगन के अंदर। तो आरएनए इंटरफेरेंस का अलग नाम क्या है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। सही बात है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद में आप जीन रेगुलेशन की प्रोसेस है, वो किसके थ्रू कंट्रोल कर रहे हो, जीन साइलेंसिंग से। ट्रांसजीन साइलेंसिंग बोलेंगे, क्वेलिंग बोलेंगे। सो तीनों के तीनों अदर नाम है किसके, आपके आरएनए आई के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और आरएनए आई के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है आपकी, जैसे SI RNA मीडिएट होगा, एक आपके MI RNA मीडिएट होगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट एंजाइम वगैरह होते हैं, जैसे आपके SI RNA के अंदर एक डाइसर आता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। फिर ड्रोसा और आपके जो DGRC8 वगैरह है वो किस में आते हैं, आपके MI RNA में, जो अपन नेट वाले टाइम पे पढ़ते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 79 है, रोल ऑफ इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस की वही RNAi का पूछे तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन, ट्रांसपोजोन रेगुलेशन, डिफेंडिंग सेल्स अगेंस्ट वायरस। सो राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस। तो RNAi का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, प्लस आपको RNAi के अंदर जो इंपॉर्टेंट एंजाइम काम आ रहे हैं उनका ध्यान रखना है, प्लस RNAi का जो रोल है उसका भी आपको ध्यान रखना है। सो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, डाइसर इंक्लूड। ठीक है, डाइसर के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है,
पहली बात तो ये है कि डाइसर का काम क्या है, तो डाइसर क्या करेगा, जो आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, आपके सिंगल एसआईआरएनए के अंदर, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड को आपके एसआईआरएनए के अंदर कन्वर्ट करेगा कौन, डाइसर। तो डाइसर के अंदर आपको देखने को मिलता है, एक तो रहता है आपके 80 पेज एन आरएनए हेलिकेज डोमेन, एक रहता है आपके कैटालाइटिक आरएनए थर्ड डोमेन, ठीक है, एक रहेगा आपके डबल स्टैंडिंग बाइंडिंग डोमेन। तो सारे के सारे आपके डोमेन किसमें इंक्लूड रहेंगे, आपके डाइसर के अंदर। तो ये चीज यहाँ से आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 81 की बात करें, डिस्कवर्ड फर्स्ट एमआईआरएनए वाज, तो जो सबसे पहले एमआईआरएनए डिस्कवर किया गया था, तो किसके अंदर किया गया था, सी एलिगन के अंदर, और वो था आपका लिन 4। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। और जो सेकंड एमआईआरएनए सर्च किया गया था वो था आपका लिन 7। तो फर्स्ट कौन सा था, लिन 4, किसके अंदर, सी एलिगन के अंदर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना आपको यहाँ से, तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हर चीज के अंदर अपने को देखना है, ठीक है। जो अपन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो आपके फेरिटिन वगैरह है, इनका कॉन्सेप्ट को इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फेरिटिन के अंदर अपने को देखना है कि आयरन के कंसंट्रेशन के साथ में इनका क्या रिलेशन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो, ट्रांसलेशन ऑफ फेरिटिन एमआरएनए इज रिड्यूस्ड व्हेन आयरन कंसंट्रेशन इज लो। सही बात है, जब आपके आयरन की कंसंट्रेशन लो है, तो आपके फेरिटिन का एमआरएनए का जो ट्रांसलेशन है वो कम रहेगा। सेकंड बोला, फेरिटिन फॉर्मेशन इंक्रीज अपॉन हाई आयरन कंसंट्रेशन। तो आयरन के कंसंट्रेशन अगर हाई है, तो आपके फेरिटिन है उसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा। एकोनिटेज मेजर आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन, जो आपके अलग अलग आईआरपी होती है, ठीक है। तो आईआरपी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन से, आपके एकोनिटेज। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब आपके आयरन की कंसंट्रेशन लो होती है, तो आईआरपी क्या करती है, आपकी जो आईआरई साइट होती है, आयरन रेस्पॉन्सिव एलिमेंट, उसके ऊपर बाइंड होती है और ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करती है। तो जो मेन आईआरपी है वो कौन सा है, आपके एकोनिटेज। सो यहाँ पे क्या है, सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। 83 वाला है, एफएलपी रिकॉम्बिनेशन टारगेट सीक्वेंस इज हाउ मेनी बेस पेयर लॉन्ग, ठीक है। जो आपके एफएलपी की बात करें, तो यहाँ से इसके अंदर पूछते हैं कि आपके एफएलए रिकॉम्बिनेशन पहली बात तो डिराइव्ड कहाँ से होता है, तो ये रहता है आपके जो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है, ठीक है, वहां से देखने को मिलता है। तो इसके अंदर अगर अपन टारगेट सीक्वेंस की बात करें, तो वो रहती है आपकी कितनी, 34 बेस पेयर लॉन्ग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। 84 नंबर क्वेश्चन है, टर्म हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन इज कॉइन्ड बाय। तो हेट्रोक्रोमेटिन और जो यूक्रोमेटिन वाला कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था आपके, तो ये दिया था आपके ई हेडज ने, ठीक। तो ये चीज भी अपने को ध्यान रखनी है, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि क्रोमेटिन के अंदर अपन सारी चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन अगर डिस्कवरी की बात करें कि किसने कॉइन किया, तो ये किसी में इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85 है, इनकरेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। तो जैसे हेटेरोक्रोमेटिन आपकी दो तरह से होती है, एक तो जो पूरी सेल साइकिल के दौरान आपको कंडेंस देखने को मिलेगी, तो वो तो रहती है आपकी कौन सी, कॉन्स्टिट्यूटिव। और जो सेकंड है फैकल्टेटिव, जो कंडेंस रह भी सकती है और नहीं भी, तो दोनों कंडीशन है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिव का पूछा है, तो देखो परमानेंटली कंडेंस रहेगी, रेप्लिकेशन इसका एस फेज में होगा, हाईली रेपिटेटिव इनके पास में सीक्वेंस होगी, ठीक है, जो क्या रहेगी, ट्रांसक्राइब नहीं होगी। सो कहने का मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ऑल आर करेक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन दैट मीन्स परमानेंटली कंडेंस्ड है, रेप्लिकेशन का होगा इनके एस फेज के अंदर, और इनके पास में हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंस है जिनका क्या रहेगा, ठीक है, जो ट्रांसक्राइब नहीं होगी। सो यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट क्या सही है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86 है, करेक्ट अबाउट फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। तो ये देखो, इसके पास में पोटेंशियल जीन एक्सप्रेशन के लिए, क्यों, क्योंकि ये कंडेंस हो भी सकती है और डिकंडेंस नहीं भी, ठीक है। तो मे बी कंडेंस और डिकंडेंस, ये भी बात सही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मेमिलियन बार बॉडी होती है, वो एग्जांपल किसका है आपका, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 87 की बात करें, नंबर ऑफ बार बॉडी इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो अगर हम बार बॉडी की अपन नंबर की बात करें, तो रूल क्या होता है, n-1। और यहाँ पे n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। जैसे आपके टर्नर सिंड्रोम में 0 होती है, ये ध्यान रखना। तो क्लाइनफेल्टर के अंदर कितनी मिलेगी आपको, अगर अपन बात करें तो XXY। सो n-1 की बात करें तो 2-1। सो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। तो क्लाइनफेल्टर में बार बॉडी 1 है, टर्नर सिंड्रोम में आपको 0 है। सो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, स्मॉल यूबिक्विटिन रिलेटेड मॉडिफाइड प्रोटीन सुमो प्रोटीन, ठीक है। तो ये किसके अंदर होता है, आपके जो सुमो लाइसिन में होता है, जो आपके लाइसिन रेजिड्यू है उसका मॉडिफिकेशन किसके दौरान, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, ठीक है, जो आपके हिस्टोन के अंदर मॉडिफिकेशन होता है। तो उसके अंदर सुमो प्रोटीन की बात करें तो इसके पास में जो अमीनो एसिड का कंटेंट पूछे कितने मिलेंगे आपको, तो 97, ठीक है। सो सुमो प्रोटीन के पास में अमीनो एसिड सीक्वेंस कितनी है, 97 है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपके, रोल ऑफ हिस्टोन लाइसिन मिथाइलेशन, ठीक है। हिस्टोन के अंदर जैसे आपको जो अलग अलग बेसिक तरह के जो मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं, तो एक तो उसके अंदर आपके जैसे एसिटाइलेशन हो गया, ठीक है, मिथाइलेशन है, फॉस्फोराइलेशन है, यूबिक्विटाइलेशन है, एडीपी राइबोसाइलेशन है, ठीक है। जो मेन कॉमन होते हैं वो आपके एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ठीक है, और आपका फॉस्फोराइलेशन, तीन जो मेन मेन होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि जो हिस्टोन लाइसिन मिथाइलेशन है इसका क्या रोल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्मेशन के लिए, क्रोमोसोम एक्स इनएक्टिवेशन है उसके लिए, और जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन। सो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। दूसरी चीज, हिस्टोन के अंदर भी आपको जो मिथाइलेशन होता है, ठीक है, अगर आपके दो चीज ध्यान रखनी है, अगर आपके लाइसिन का मिथाइलेशन 9th नंबर पे हो रहा है तो वो रहेगा आपके जीन साइलेंसिंग, ठीक है, और क्रोमेटिन कंडेंसेशन के लिए, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करें कि 4th पोजीशन पे मिथाइलेशन हो रहा है तो वो रहेगा आपके किसके साथ, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन के लिए। ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन, दो चीज ध्यान रखनी है, अगर आपके 9th नंबर के स्टोन का मिथाइलेशन हो रहा है तो दैट मीन्स वो एसोसिएटेड रहेगा आपके जीन साइलेंसिंग और क्रोमेटिन कंडेंसेशन के साथ में। और अगर 4th पे हो रहा है तो वो रहेगा आपके किसके साथ में, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन के लिए। तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। सो हिस्टोन लाइसिन मिथाइलेशन के हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्मेशन, क्रोमोसोम एक्स इनएक्टिवेशन और जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन। सो यहाँ पे राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्रोटीन दैट बाइंड टू एसिटाइलेटेड लाइसिन इन हिस्टोन मॉडिफिकेशन। तो अगर आपके हिस्टोन मॉडिफिकेशन में जो आपकी प्रोटीन बाइंड होती है कहाँ पे, एसिटाइल लाइसिन के साथ में, उसको बोलेंगे क्या, ब्रोमोडोमेन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और अगर आपके बाइंड होती है कहाँ पे, मिथाइलेट के साथ में, ठीक है, ये था आपके एसिटाइल लाइसिन और ये है आपके मिथाइलेट लाइसिन। तो अगर मिथाइलेट लाइसिन के साथ में प्रोटीन बाइंड होती है तो उसको बोलेंगे क्रोमोडोमेन। तो ब्रोमोडोमेन किसको बोलेंगे, एसिटाइलेट लाइसिन को, ठीक। और आपके क्रोमोडोमेन मिथाइलेट लाइसिन, ठीक है, ये दोनों वर्ड ध्यान रखने हैं। ब्रोमोडोमेन सॉरी, जो प्रोटीन बाइंड हो रही है आपकी एसिटाइलेट लाइसिन के साथ, और प्रोटीन जो आपकी मिथाइलेट लाइसिन के साथ बाइंड हो रही है वो रहेगी आपकी क्रोमोडोमेन। सो 90 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, और 91 में ऑप्शन नंबर बी। इनकरेक्ट पूछा आपको, हिस्टोन डीएसिटाइलेज यूज फॉर रिमूविंग एसिटाइल ग्रुप, सही बात है, ठीक है। जैसे आपके अगर एसिटाइल की बात करें तो यहाँ पे जो आपके ट्रांसफेज हैं उनका काम तो क्या रहता है, आपके स्टोन्स को वहाँ पे ऐड करने का एसिटाइलेज के लिए। और अगर वहाँ पे रिमूविंग की बात करें तो वो रहता है आपका क्या, जो आपके एसिटाइल ग्रुप रिमूव करेगा। तो स्टोन डी एसिटाइलेज यूज फॉर रिमूविंग एसिटाइल ग्रुप, सही बात है। स्टोन इन हेटेरोक्रोमेटिन नॉर्मली डी एसिटाइलेट, सही बात है। और यूक्रोमेटिन के अंदर बात करें तो वो मिलेगी आपको नॉर्मली एसिटाइलेट। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपके जो हिस्टोन एसिटाइलेट ट्रांसफेज है उसका काम है आपके एसिटाइल को हिस्टोन पे ट्रांसफर करने का, ऐड करने का, ठीक है। और अगर रिमूविंग की बात करें तो हिस्टोन डीएसिटाइलेज, सो फर्स्ट ऑप्शन सही। हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर स्टोन बेसिकली आपको डीएसिटाइलेट मिलेगी, ये सही बात है। यूक्रोमेटिन के अंदर नॉर्मली आपको एसिटाइलेट मिलेगी, सो ये राइट आंसर होगा, ऑल आर करेक्ट। तो हर एक स्टेटमेंट का आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। 93 प्रोटामिन इज ए पॉलीपेप्टाइड कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ अमीनो एसिड। तो आपके जो प्रोटामिन है उसके अंदर बेसिक से आपको आर्जिनिन अमीनो एसिड सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, टीआरएनए अटैच अमीनो एसिड एड्स। तो अमीनो एसिड के अंदर जैसे आपको एक्सेप्टर एंड मिलता है, ठीक है, आपको अटैचमेंट लूप मिलती है, एंटीकोडन लूप है, ठीक है, डीएच लूप है। तो यहाँ पे पूछा है कि आपके अमीनो एसिड एड कहाँ होते हैं, तो वो रहेंगे आपके कहाँ पे, 3 एंड पे, ठीक है। और ये 3 एंड कौन सा आपका, एक्सेप्टर आर्म। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 95 है, इन थ्री डी व्यू द मोलिक्यूल ऑफ टीआरएन। तो आपके थ्री डी के अंदर आपको कैसा दिखेगा, एल शेप का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थ्री डी में कैसे दिखेगा आपको, एल शेप का।
96 की बात करें रेप्लिकेशन फोर्क, तो रेप्लिकेशन फोर्क क्या है ये तो पता है कि आपके डीएनए हेलिक्स पे एक ओपनिंग है, लेकिन ओपनिंग कैसी लार्ज है या स्मॉल है, कैसी ओपनिंग है? सो ये चीज़ भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए कॉम्प्लेक्स, ठीक है? सो ये ध्यान रखना जहाँ से आपकी रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो वो रहता है आपका रेप्लिकेशन फोर्क। और रेप्लिकेशन फोर्क छोटी सी क्या है? ओपनिंग है वहाँ से। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 97 प्राइमर इन डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है? तो प्राइमर क्या होता है? छोटे-छोटे आरएनए के पॉलीमर होंगे, ना कि डीएनए के, ठीक? और आपको प्राइमर की नीड रेप्लिकेशन में है, ना कि ट्रांसक्रिप्शन में, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है? ट्रांसक्रिप्शन में प्राइमर की नीड नहीं है, तो ये स्मॉल आरएनए पॉलीमर को क्या बोलेंगे अपन? प्राइमर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 98 है फंक्शन ए प्रमोटर इन जीन एक्सप्रेशन, तो प्रमोटर का पता है आपको। स्टार्ट के लिए आरएनए पॉलीमरेज को उसकी सुटेबल लोकेशन पे रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो अपन ये बोल सकते हैं स्टार्टिंग साइट प्रोवाइड फॉर एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है? सो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 99 है इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए मिथाइलेशन इन जीन रेगुलेशन, तो जीन रेगुलेशन के अंदर जो आपके मिथाइलेशन का रोल है, ठीक है? तो एक तो आपके जीन एक्सप्रेशन को क्या करता है? वो इनहिबिट करता है। जीन ट्रांसक्रिप्शन है उसको प्रमोट भी करता है। सॉरी, इंपॉर्टेंस पूछा है ना, तो इंपॉर्टेंस के अंदर आपके रहेगा सिर्फ इनहिबिट जीन एक्सप्रेशन, ये नहीं होगा। प्रमोट तो कैसे करेगा? वो इनहिबिट कर रहा है। स्टेबलाइज एमआरएनए ये काम भी नहीं है। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ये काम भी नहीं है। सो डीएनए मिथाइलेशन का बेसिक सा काम है आपके जीन एक्सप्रेशन को इनहिबिट करने का। सो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमआईआरएनए इन जीन रेगुलेशन? तो एमआईआरएनए अभी अपन ने पढ़ा था, ठीक? इसका काम क्या होता है? वो आपके जो एमआरएनए है उसका ट्रांसलेशन है उसको प्रिवेंट करना, उसको इनहिबिट करना। सो प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, ठीक है? तो एमआरएनए का ट्रांसलेशन प्रिवेंट हो रहा है किसके द्वारा? एमआईआरएनए के द्वारा। सो ये थे आपके 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है? यहाँ से हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की। इसी के साथ में पहले आपके करवा दिया 300 एमसीक्यू, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के 300 एमसीक्यू बहुत हैं। इससे पहले अगर आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको 200 क्वेश्चन एनिमल टैक्सोनॉमी के अलग से करवाए फर्स्ट ग्रेड के लिए, 200 क्वेश्चन आपके इकोलॉजी के लिए करवाए हैं। पहले आपके 500 क्वेश्चन करवा दिए थे अलग से जूलॉजी के, तो आपके कम से कम अब 1500 क्वेश्चंस की जूलॉजी की जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ है वो आने वाली है आपके ऐप के ऊपर विद आंसर्स, ठीक? सो अगर 1500 से क्वेश्चन अगर आप जूलॉजी के सोल्व करोगे, तो आपकी हर एग्जाम के लिए फिर आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, फिर चाहे अदर स्टेट की कोई भी पीएससी की एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की, वहाँ के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है? बाकी आप दोनों लाइफ साइंस अपना टेल ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, जोन ऑफ लाइफ साइंस, जेडएलएस के नाम से, ठीक है? इस पे आपकी एथियोलॉजी की पीडीएफ ऐड कर दी। 15 अगस्त या कल तक आपके पेपर फर्स्ट की जो थर्ड यूनिट है, वो पूरी यूनिट आने वाली है आपके ऐप के ऊपर, ठीक है? तो वो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। सो वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बाकी आगे और डिस्कस करते रहेंगे। टूल एंड टेक वाला सेशन चालू है आपके, प्लस इसी के साथ में इकोलॉजी मैराथन भी चालू है, तो ये यूनिट भी आपकी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। सो होपफुली ये वीडियो सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सो वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना। कोई डाउट सजेशन हो तो जोन ऑफ लाइफ साइंस टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।